हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज के क्यूब बी। के क्यूब बी मीन्स कुछ काम की बात ऑनली रिलेटेड टू स्टडीज। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स नोट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं क्लास 10th मैं आपको नोट्स ला के दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा। तो ये चैप्टर 2 का सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का मैं नोट्स लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है और इसको आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पे आप जाके ले लीजिएगा। और ये मैं बता दूं कि ये नोट्स आपको आपके लेवल को बूस्ट अप कर देंगे और तो और स्पीड दे देंगे, आपके लेवल को फाइनल टच दे देंगे। अगर आपने चैप्टर सेकंड नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश बोर्ड से पहले, तो आप केवल इसको पढ़ के चले जाएंगे या याद करके चले जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। चैप्टर सेकंड से आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10th। अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज विच जनरेट सम इनकम आर नॉन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होता है जो जिसमें भी कोई भी एक्टिविटी जिसमें से इनकम जनरेट हो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। अब वो सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का ट्यूशन पढ़ाकर हो सकता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, किसी का कोई कंप्यूटर इंजीनियर है उसको सॉफ्टवेयर बनाकर होगा। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जिससे वो किसी को मनी मिले काम करने पर, वही उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो चलिए देखते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बता दें कि मेनली तीन तरह के होते हैं हमारे सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो जो हमारा पहला है वो है प्राइमरी सेक्टर। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग अ नेचुरल रिसोर्स। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। जब भी हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, नेचुरल रिसोर्स से कुछ भी चीज लेते हैं, तो वो क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। इसको दूसरा नाम ये है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर। देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। सेकेंडरी सेक्टर ये है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू द वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ऑल्सो नॉन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कि हमने अनाज उगाया, अनाज उगाने के बाद उसको हमने मिल में भेज दिया, आटा बनाने के लिए भेज दिया, तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंडरी सेक्टर है। अब टेरिशरी सेक्टर, थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम लोग। मूविंग टू थर्ड कैटेगरी, दैट इज नॉन एज टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर, दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड। मैं बता दूं कि टेरिशरी सेक्टर जो है कभी भी अपने आप से कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं करती, कोई भी सामान नहीं बनाती है, वो केवल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे खेतों से लेकर मिल तक जाने का सफर, तो ये कैसे जाएगा, बाय ट्रक जाएगा, ट्रैक्टर जाएगा। तो यही है, जो ट्रक और ट्रैक्टर लेके जाएगा वही टेरिशरी सेक्टर है। तो हमारा थर्ड सेक्टर हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। टेरिशरी सेक्टर ये देख लीजिए आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो फिर नहीं तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, पीडीएफ बना के दे दूंगा। चलते हैं आगे। अब क्या है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी फॉर दैट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जो जीडीपी में बता दूं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म कभी कभी देता है, या फिर 1 मार्क्स में जीडीपी का फुल फॉर्म दे देता है, या फिर 5 मार्क्स के जीडीपी के बारे में आता है। तो बता दूं, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो वैल्यू है फाइनल गुड्स का और सर्विस का, प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर का जो कॉस्ट लगा है ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर, पूरे साल में, प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन, पूरा टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री। इसको जीडीपी कहते हैं कंट्री का। और मैं बता दूं कि जीडीपी आप लोग थोड़ा सा गूगल करके देख लीजिएगा, जीडीपी क्या है इंडिया का, ताकि आप लोगों को
एग्जाम में अगर आता है जीडीपी का तो आप लोग एग्जाम्पल देके लिख सकते हैं, जैसे जीडीपी हमारे इंडिया की क्या है इस समय। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिशरी सेक्टर। मैं बता दूं कि ये राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिशरी सेक्टर पिछले साल 2020 के बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 10 के पेपर में आया था, ये एसएसटी में। तो बता दूं, इसको जरूर आप तैयार करके जाइएगा। जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको सुनते जाइए, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आप मुझसे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको पीडीएफ बना के दे दूंगा। तो इसको प्रिंट आउट करवा के निकलवा लीजिए या फिर कॉपी में कहीं नोट कर लीजिए। सो राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिशरी सेक्टर in any country, several services such as hospital, educational institution, defense, transport, bank, etc. are required. तो ये हमारा टेरिशरी सेक्टर है। The development of agriculture and industry leads to the development of services such as transport, bank, transport, trade, storage are required. जैसे अब मैं बता दूं इसका सीधा सा फंडा क्या है, मैं कहने का क्या मतलब है, सीधा सीधा समझिए आसान भाषा में। आसान भाषा में ये टेरिशरी सेक्टर वो है, अगर किसी का इनकम बढ़ेगा तो उसका और भी मतलब कि उसका लिविंग स्टाइल भी बढ़ेगा। वो अच्छे जैसे बता दूं कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि स्कूल, जैसे किसी का अच्छा इनकम हुआ तो वो बाहर जाएगा, बाहर घूमेगा और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड जिएगा। तो अच्छा ये सब जो टूरिज्म और ये सब जो होता है सब ये टेरिशरी सेक्टर में आता है। तो ये राइज कर रहा है दिन प्रतिदिन, देख रहे हैं आप लोग। जैसे हमारा राइजिंग टेरिशरी सेक्टर में आप लोग हम देख सकते हैं ओला कैब, तो ये राइजिंग टेरिशरी सेक्टर है। रेड बस, ये सब टेरिशरी, ये क्या है हमारा टेरिशरी सेक्टर। मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय ग्रांटिंग लोन, लोअर इंटरेस्ट लोन आप लोग ग्रांट कर सकते हैं, लोन किसी को दे सकते हैं कम इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे, कम दर पर मतलब। इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग अ डैम सुटेबल प्लेस। इन्वेस्ट कर सकते हैं आप कोई भी चीज बनाने में, कोई बिल्डिंग बनाने में या कोई डैम बनाने में। तो अगर आप, सीधी सी बात है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाएंगे, कोई भी डैम बिल्ड करेंगे या फिर स्कूल बिल्ड करेंगे तो वहाँ पे लेबर होगा ही, लेबर लगेंगे, वर्कर्स लगेंगे, ढेर सारे काम होंगे। तो आपने एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। अब जैसे मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज इफिशिएंसी आप इंक्रीज कर दीजिए। जैसे कि कुछ भी सामान है, जैसे मान लीजिए ईटा वगैरह, ये सब कहाँ से आएगा? ईटा वगैरह ये सब कहाँ से आएगा? तो ये सब ट्रैक्टर्स पे लद के आएंगे, तो ये सब ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा। तो इससे ये भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट हो गया, क्रिएट कर दिया। प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सच एज मिल्स, हनी कलेक्शन सेंटर्स। प्रमोट कर सकते हैं आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जो कि मिल्स, जैसे मिल्स वालों को, हनी कलेक्शन सेंटर को। एम्फेसिस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट सीधा से पूछता है, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट किसी भी तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे बोर्ड वाले। हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट कहीं भी आपको दिखता है, सीधा ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आप लिख दीजिए, आपको मिल जाएगा मार्क्स। चलते हैं मूविंग टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005, नरेगा। ये नरेगा जो है आपका 5 मार्क्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका हर बार आता है। नरेगा पिछले बार तो शायद नहीं आया था, मगर अब की बार जरूर आएगा, क्योंकि हर एक साल गैप करके रखते हैं। नरेगा तो आना मस्ट है, अब की बार पढ़ के जरूर जाइएगा इसको, नरेगा को। तो नरेगा कुछ नहीं है, एक तरह से एक्ट है जो 2005 में चलाया गया था। 100 डेज ऑफ वर्क गारंटी इन ईयर बाय द गवर्नमेंट। 100 दिन के अंदर किसी भी आदमी को गारंटी दिया जाता है कि वो गवर्नमेंट उसको वर्क देगी। अगर नहीं दे पाती है गवर्नमेंट, फेल हो जाती है 100 दिन के अंदर गवर्नमेंट, अगर उसको ड्यूटी या जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाती है, तो उसको वो अलाउंस देगी। अलाउंस इन द सेंस उसको कुछ पैसे देगी वो गवर्नमेंट। जैसे देखिए, उसको पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। 100 डेज ऑफ वर्क गारंटी इन ईयर बाय द गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 100 दिन के अंदर गारंटी दिया जाता है कि आपको जॉब मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता, इफ गवर्नमेंट फेल्स इन
इट्स ड्यूटी, अगर गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, ये नाकाम हो जाएगी अगर उनको जॉब्स देने में 100 दिन के अंदर, तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, तब उनको वो देगी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब उनको पैसा देगी। अब टाइप्स ऑफ वर्क गिवन टू इम्प्रूव प्रोडक्शन ऑफ लैंड, या फिर जब वर्क देगी जो इम्प्रूव कर सके प्रोडक्शन ऑफ लैंड, जिससे कुछ भी वर्क दे सकती है वो उस आदमी के कैटेगरी के हिसाब से। तो ये नरेगा है हमारा 2005, इसको जरूर याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ के जाइएगा। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मोर पीपल इंगेज इन देन द पीपल रिक्वायर्ड फॉर वर्क, पीपल डू लेस वर्क देन देयर एफिशिएंसी। बता दें कि जैसे मान लीजिए आप एक जैसे मान लीजिए एक खेत है, वहां पे 5 लेबरों की जरूरत है और वहां पे 10 लेबर आ गए, तो क्या होगा? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं? तो ये इसका सीधा सा उदाहरण है। देखिए चलते हैं आगे, पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। मोर पीपल इंगेज इन देन द पीपल रिक्वायर्ड फॉर वर्क, ज्यादा अगर जरूरत से ज्यादा पीपल इंगेज हो जाएंगे, काम में लग जाएंगे किसी काम में, पीपल डू लेस वर्क, तब फिर पीपल जो इंसान लोग हैं वो लोग कम काम करेंगे, ज्यादा काम नहीं करेंगे, लेस वर्क एंड देयर एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। तो ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ लीजिएगा इसको भी, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आता है। मैं बता दूं कि आपको नोट्स में मैं वही दूंगा जो कि आता है बोर्ड एग्जाम में। मैं फालतू घुमा फिरा के आपको नोट्स ऐसा नहीं दूंगा जो कि आप समय बर्बाद करें अपना। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स के टाइमिंग, स्टूडेंट्स का एक समय बोर्ड एग्जाम जब आने वाला रहता है तो कितना इम्पोर्टेंट होता है, मैं जानता हूँ। तो इसलिए मैं आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपको मदद कर सके, जो आपका लेवल इंक्रीज कर सके, और तो और आपका मार्क्स भी इंक्रीज कर सके, और इजी टू अंडरस्टैंड नोट्स दूंगा आपको, जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है? 2 तरह के और सेक्टर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में हम सीधा सा मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे मान लीजिए आप लोग हो गया कोई भी गवर्नमेंट जॉब, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कोई भी प्राइवेट काम, प्राइवेट शॉप्स या कुछ भी, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डिफरेंस जरूर आता है, आप याद करके जाइएगा, उसकी डेफिनेशन भी आती है। ये 5 मार्क्स में सीधा क्वेश्चन उठ के आता है बोर्ड एग्जाम्स में, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, या फिर कभी कभी सिर्फ एक दे देता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताइए, पूछ लेता है राइट फ्यू लाइन्स ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर राइट फ्यू लाइन्स ऑन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, या फिर डिफरेंस बिटवीन। अगर डिफरेंस बिटवीन आता है तो आपको टेबल फॉर्म में बना के लिखना है, एक तरफ ऑर्गेनाइज एक तरफ अनऑर्गेनाइज, फिर इसके जो मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ वो लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और उनको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब इसके पॉइंट क्या क्या है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। जो एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे रेगुलर काम करेंगे, जो एम्प्लॉय है वहाँ पे, जितने भी वर्कर्स हैं वहाँ पे सब लोग रेगुलर वर्क करेंगे। रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, और वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। फॉलो वेरियस रूल एंड रेगुलेशन, और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर, उसके पास सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स होते हैं। और मैं बता दूं कि इसमें एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इनकी जॉब की सिक्योरिटी होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स हैव जॉब सिक्योरिटी, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के पास, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये लिख सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर डू नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी। आपको मैंने कितने पॉइंट दे दिए? 1 2 3 4 5 पॉइंट दे दिए। इसी तरह अनऑर्गेनाइज में भी चलते हैं। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे क्या है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर लीगली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इस पे गवर्नमेंट का कोई कब्जा नहीं रहता, गवर्नमेंट इस पे कुछ भी नहीं कर सकती है। जैसे आपकी बुक में दिया गया होगा 2 केस दिया होगा, एक केस स्टडी दिया गया होगा आपके इकोनॉमिक्स के बुक में, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा केस स्टडी, तो उससे आप और अच्छे से समझ सकेंगे।
नहीं तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अनऑर्गेनाइज सेक्टर आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती हैं, गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर पूछ लेता व्हाट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो आप ये लिख सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ये लिख दीजिए। देयर आर रूल एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड, रूल एंड रेगुलेशन तो होते हैं